हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे भी आप सभी लोग। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भाई दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। कल हम लोगों ने फाइंड किया था कैसे हम वेक्टर का जो रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट फाइंड करते हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसकी डायरेक्शन कितनी होती है। तो बच्चों कल का वीडियो आप लोगों ने देखा, उसको रिवाइज किया, और कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था। और आज के इस नए सेशन में हम लोग कुछ केसेस करने वाले हैं कि हमने जो कल रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ा था उस रिजल्टेंट वेक्टर के हमारे इंपॉर्टेंट केसेस क्या बन सकते हैं, वो हमारे न्यूमेरिकल्स में कैसे काम आ सकते हैं। अब जो धीरे धीरे करके ना न्यूमेरिकल पार्ट शुरू हो जाएगा, और न्यूमेरिकल पार्ट को शुरू करने के लिए, उसको वर्क करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए आपको थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से आना चाहिए। तो जितना भी हमने वेक्टर में कर लिया है आपने आई होप रिवाइज कर लिया होगा, और अगर कुछ रह गया है तो बच्चों एक बार आप उसको रिवाइज जरूर कर लो, जिससे हमारा वेक्टर पार्ट स्ट्रांग हो जाए। कोई एक बार वेक्टर स्ट्रांग हो गया ना, आपको फिर चैप्टर्स में, फिजिक्स में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। जहां वेक्टर का यूज होगा आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है भाई। तो देखो हमने कल बच्चों फाइंड किया कि अगर मुझे क्या फाइंड करना, अभी रिजल्टेंट फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक मान लो वेक्टर था बच्चों ए, है ना, और एक वेक्टर था बी, और इनके बीच का एंगल कितना था, इनके बीच का एंगल था थीटा। ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। और इसका जो हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड किया था वो था आर वेक्टर, और जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो ए वेक्टर से मान लो अल्फा एंगल ऊपर है, सपोज दैट एंगल इज अल्फा, राइट। तो हमने कल तो अल्फा भी फाइंड कर दिया था, और हमने कल आर की वैल्यू भी फाइंड कर दी थी। हमने जो आर की वैल्यू फाइंड की थी कल, वो आर की वैल्यू कितनी थी भाई, आर बराबर में अंडर रूट में, कम ऑन फास्ट बताओ, ए स्क्वायर। मेरे साथ साथ फॉर्मूला बोलना है अपने, फॉर्मूला बोलोगे तो रिवाइज हो जाएगा, है ना, फिर भूलेंगे नहीं हम लोग जी। तो आर बराबर में रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एंड थीटा क्या था, थीटा जाना बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। थीटा हमें पता होना चाहिए। थीटा क्या था भाई, थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा जिसका मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। थीटा क्या होगा, उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा जिनका हमें क्या निकालना है भाई, रिजल्टेंट फाइंड करना है। हमें किसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, ए का और बी का। तो थीटा उन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए हमेशा, राइट। ये तो हमारे आर का फार्मूला आया था। फिर हमने बच्चों आर की डायरेक्शन फाइंड की थी कि भाई अगर ए से बी पे जाएंगे तो थीटा एंगल ऊपर जाएंगे, लेकिन अगर ए से आर पे जाएंगे तो अल्फा एंगल जाएंगे जी। तो हमने अल्फा फाइंड किया था डायरेक्शन निकालने के लिए। और टेन अल्फा का फार्मूला हमारा क्या था भाई, किसको याद है। तो टेन अल्फा का अपना फार्मूला आया था, और आपको मैंने याद करने का तरीका बताया था कि रिजल्टेंट वेक्टर जिस वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाएगा डायरेक्शन वाला, वो फार्मूले में एक बार आएगा, तो ये फार्मूले में एक बार आएगा, अकेले आएगा, नीचे आएगा। और जिसके साथ इसने कोई एंगल नहीं बनाया, यहां पर देखो हमने कोई अल्फा एंगल नहीं दिखाया, इसको गुस्सा आएगा कि भाई मेरे साथ भी तो एंगल बनाओ, है ना। तो ये दो बार आएगा। ऊपर कैसे आएगा, साइन के साथ, तो बी साइन थीटा, राइट। और नीचे कैसा आएगा जी, कॉस के साथ, तो बी कॉस थीटा। तो ये डायरेक्शन का फार्मूला आया था, राइट। तो हमने कल फाइंड किया था भाई कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा और आर वेक्टर की भाई डायरेक्शन क्या होगी। और अब ये जो हमारे पास फार्मूला है, इसके चलो हम कुछ केस डिस्कस करते हैं। ये सारे केस आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करने वाले हैं। तो क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स ही करने हैं, न्यूमेरिकल करना फिजिक्स में जरूरी है भाई। फिजिक्स की कहानी तब बनेगी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वो होती है ना हमारी हिंदी मूवीज, उसके अंदर जो फाइटिंग सीन्स होते हैं, जो बढ़िया बढ़िया फाइट होती है, जो बढ़िया बढ़िया एक्शंस होते हैं, उसी की तरह है। तो जो वेक्टर है ना, ये जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, वो हिंदी फिल्मों का मसाला है, ठीक है।
तो मसाला के बिना मजा नहीं आता, ऐसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के बिना मजा नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए न्यूमेरिकल्स करने बहुत जरूरी है, समझने बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस करने भी जरूरी है भाई। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स करने ही पड़ेंगे। तो करते हैं शुरू, पहले कुछ केसेस करते हैं, राइट। तो पहला केस लेते हैं। देखो आर का फार्मूला हमारा क्या है अभी, आर का फार्मूला है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। अच्छा मान लो आपसे कोई पूछता है कि भाई दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो ये है ना। आपसे अगर ये पूछे कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो इतनी है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी। मतलब अगर मैं दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल रहा हूं ना, तो रिजल्टेंट की वैल्यू तो ये है, फार्मूला ये है। अब ध्यान से देखो आर की वैल्यू थीटा पे डिपेंड कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही भाई। देखो ए रहेगा, बी रहेगा, पर थीटा बदल देंगे तो आर बदलेगा कि नहीं बदलेगा बताओ। अगर थीटा बदलेंगे तो आर बदलेगा। तो थीटा कितना होना चाहिए कि आर मैक्सिमा आए। तो दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल हो, दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल हो कि आर मुझे मैक्सिमा मिल जाए, बिकॉज आर डिपेंड्स ऑन द थीटा। तो मुझे यह फाइंड करना कि थीटा एंगल कितना होना चाहिए कि मुझे आर मैक्सिमा मिलना चाहिए भाई। तो मुझे आर मैक्स चाहिए और उसके लिए मुझे थीटा चाहिए जी, राइट। अच्छा आर डिपेंड्स ऑन कॉस थीटा। आर अगर कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो कॉस थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, क्योंकि अगर कॉस थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो आर भी तो मैक्सिमम हो जाएगा ना भाई। तो कॉस थीटा बच्चों मैक्सिमम कब होता है, कॉस थीटा मैक्सिमम तब होता है जब उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, 0 नहीं होती, ध्यान रखना। कॉस की मिनिमम वैल्यू 0 नहीं है, वो 0 से भी कम हो जाता है, एन इक्वल्स टू -1। तो कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू +1 से लेके -1 के बीच में रहती है हमेशा। ठीक है, तो कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 है, और कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू +1 है वो कब होती है भाई, जब थीटा एंगल कितना हो, 0 हो। तो अगर थीटा एंगल 0 होगा तो कॉस 0 1 होगा और कॉस यहां पर मैक्सिमा होगा, और अगर यहां पे कॉस मैक्सिमा होगा तो आर भी मैक्सिमा आएगा जी। अब देखते हैं भाई आर मैक्सिमा की वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर हम भाई आर मैक्सिमा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस थीटा हमारा हो गया 1 के बराबर, कोई कॉस मैक्सिमा 1 पर ऊपर। अब ध्यान से देखो ये फार्मूला हमने देखा है कहीं यार, ये फार्मूला कहीं तो देखा हुआ है, कौन सा फार्मूला है, ओहो ये फार्मूला किस चीज का फार्मूला भी, ये फार्मूला अपना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। और स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो भाई आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई भाई, आर मैक्सिमम की वैल्यू आ गई हमारे पास a प्लस में b, राइट। मतलब कि अगर मुझे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट चाहिए मैक्सिमम, तो उसके लिए उसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब थीटा एंगल 0 होगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी a प्लस बी। और थीटा एंगल 0 होने का मतलब कि बोथ द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर थीटा एंगल 0 है भाई, तो जो दोनों वेक्टर्स हमारे पास होंगे ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर, भाई दोनों कैसे होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, और रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा ऐसे करके, जो एक के यहां से शुरू हुआ और एक के हेड में जाके खत्म हो जाएगा। तो आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा भाई, जो मॉड आएगा वो ए का मॉड प्लस बी के मॉड के बराबर हो जाएगा जी। ये कंडीशन हो गई मैक्सिमा की। तो पहले केस में मैंने फाइंड किया कि भाई आर मैक्सिमा कब आएगा, कैसे आएगा। तो क्या सभी को पॉइंट क्लियर है भाई। तो आर मैक्सिमा के लिए दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, थीटा एंगल 0 बन जाएगा, cos 0 मैक्सिमा, cos मैक्सिमा तो आर मैक्सिमा, और आर मैक्सिमा की वैल्यू a प्लस बी, राइट। अब केस नंबर 2 लेते हैं भाई, चलो लेट्स टेक द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस है कि भाई आर का फॉर्मूला तो अपना सेम ही है जी, अंडर रूट में जनरल फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। हमने आर की मैक्स वैल्यू फाइंड कर दी, अब मुझे आर की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है।
कि भाई थीटा एंगल कितना हो कि आर मिनिमम आ जाए, कम से कम वैल्यू है, उससे बड़ी वैल्यू ना हो, तो मुझे आर की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर मुझे आर मिनिमम चाहिए तो चेंज तो हम खाली थीटा को कर सकते हैं। देखो ए का मैग्नीट्यूड तो फिक्स होगा, बी का मैग्नीट्यूड भी फिक्स होगा, हम चेंज खाली किस में कर सकते हैं? थीटा में, कि थीटा कितना कर दे कि आर मिनिमम हो जाए, है ना। तो थीटा ऐसा करना पड़ेगा कि कॉस मिनिमम हो जाए। और कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों? कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है -1, बताया ना आपको, 0 नहीं होती है, -1 होती है। और कब होती है? जब थीटा एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर कॉस 180 डिग्री होगा तो कॉस मिनिमम होगा -1, और अगर कॉस मिनिमम आ गया ना तो आर भी मिनिमम आएगा। चलो चेक करते कितना आएगा जी। तो आर मिनिमम की अगर वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी भाई? रूट में a² प्लस में b² प्लस में 2ab और cos 180, और cos 180 इज -1। दैट मीन्स द रिलेशन इज इक्वल्स टू रूट में a² प्लस b² -2ab। अरे ये फार्मूला में कहीं देखा है क्या? अरे हाँ, ये तो फार्मूला में देखा हुआ है। ये फार्मूला किस चीज का भाई? a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो लास्ट केस में कितना आया था? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी कितना आ गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर तो r आ गया हमारा रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से फिर रूट कैंसिल आ गया भाई, तो r की वैल्यू कितनी आ गई भाई? r की वैल्यू आ गई a माइनस बी, राइट। तो भाई r की मैक्स वैल्यू a प्लस बी, आर की मिनिमम वैल्यू a माइनस बी, और a माइनस बी कब? जब एंगल बनेगा 180। और 180 का मतलब वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन होगी या अपोजिट डायरेक्शन होगी? तो 180 मींस बोथ द वेक्टर्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। दोनों वेक्टर कैसे होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मतलब भाई एक वेक्टर अगर ऐसे करके होगा, मान लो a वेक्टर ऐसे करके है तो b वेक्टर बना ऐसे करके होगा भाई, और जो अपना रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये बन गया जी। और जो r वेक्टर का भी मॉड होगा वो बराबर होगा a माइनस बी के बराबर, राइट। तो भाई ये मैक्सिमा की और मिनिमा की कंडीशन आ गई कि मैक्स कब बनेगा और मिनिमम कब बनेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो एक सिचुएशन और लेते हैं, वन मोर सिचुएशन। ठीक है, तो चलो एक सिचुएशन और वर्कआउट करते हैं। अगली सिचुएशन हमारी ये है कि भाई हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, ध्यान से समझते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी है, केस भी है, पॉइंट भी है, और याद भी रखना है सारी चीज एक साथ। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक हमारे पास है ए वेक्टर, एक हमारे पास है बी वेक्टर, और वो कह रहा है कि दोनों का मॉड बराबर है। भाई हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए कौन सा हो गया जी? ए कौन सा हो गया? बी, और दोनों के मॉड बराबर है। मॉड का मतलब उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, उनकी वैल्यू बराबर है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ए वेक्टर में और बी वेक्टर में कितना एंगल हो जाए, ए वेक्टर में और बी वेक्टर में कितना एंगल हो जाए कि उनका रिजल्टेंट का मॉड भी इन्हीं के बराबर आ जाए। क्या क्वेश्चन समझे आप लोग जी? कि ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड बराबर है, वैल्यू बराबर है, तो इन दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल बन जाए, कितना कोण बन जाए कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना उसका भी मॉड इसी के बराबर आ जाए। इज दैट क्लियर? करें सॉल्व। ठीक है, तो चलो मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है, राइट। तो मैंने इसके मॉड को मान लिया x, और मैंने इसके मॉड को भी मान लिया x, दोनों के मॉड बराबर है। और जब मैं इनका रिजल्टेंट निकालूंगा ना तो इसका मॉड भी कितना आएगा? इसका मॉड भी x आएगा। तो a x है, b x है, और r भी कितना है? r भी x। मुझे थीटा निकालना है। ठीक है, थीटा निकालते हैं। पहले r का फार्मूला, r का फार्मूला भी रूट में a² प्लस b² प्लस 2ab, और थीटा तो मुझे फाइंड करना भी, थीटा कितना होगा? r भी x है, a भी x है, b भी x है, सब x है।
सब बराबर है, थीटा मुझे फाइंड करना है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो आर हमारे पास एक्स है, रूट में ये भी एक्स का स्क्वायर, रूट में ये भी एक्स का स्क्वायर, प्लस में 2 ये भी एक्स स्क्वायर और कॉस थीटा। नाउ स्केयरिंग बोथ साइड्स, है ना, तभी रूट कैंसिल हो गई। तो क्या मिलेगा बताना भी, एक्स का स्क्वायर बराबर में ये बनाओगे 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर और कॉस थीटा। इसको उठा के इधर लेंगे जी, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 2x स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। भाई कॉस थीटा कितना आगे ध्यान से अगर देखो तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर, तो कॉस थीटा कितना आ गया भाई, -1/2। ओहो, अरे कॉस थीटा -1/2 भी होता है क्या? कॉस के भी कहां से लेके कहां तक होती है, +1 से लेके -1 तक। तो -1 से तो ये पहले आ जाएगा ना, -1/2। -1/2 बड़ा होता है -1 से, है कि नहीं? तो मिनिमम से थोड़ी बड़ी वैल्यू है, ये कब आती है पता है किसी को जी? तो cos -1/2 कब आता है, जब थीटा एंगल क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज, मतलब 120 डिग्री। ठीक है भाई, तो ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं पॉइंट को दो तरह से बताता हूं। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है और उनके रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड बराबर है, तो उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा 120। आई रिपीट अगेन, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है और उनके रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड बराबर आता है, तो उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, 120। पॉइंट नंबर 2, अब ऐसे भी हो सकता है कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है और एंगल 120 है, तो उनका रिजल्टेंट भी सेम ही आएगा, सेम वैल्यू को आएगा। क्या सभी को पॉइंट क्लियर है? क्या सभी को बात समझ आती है भाई, है ना? तो फिजिक्स बहुत आसान सी चीज है जी। तो आपके सामने मैंने कुछ केस डिस्कस किए, ये सारे के सारे केस आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमने फाइंड किया कि ए मैक्सिमा कब होगा, सॉरी आर मैक्सिमा कब होगा, आर मिनिमा कब होगा, वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल हो कि रिजल्टेंट भी बराबर आ जाए। ऐसे आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए कुछ वेक्टर्स के बढ़िया क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, शानदार वाले, जबरदस्त वाले, जबरदस्ती वाले नहीं, बढ़िया वाले। ठीक है, आप लोगों ने यहां तक की थ्योरी को कर लेना है, समझ लेना है और रिवाइज कर लेना है। अगली क्लास में हम लोग वेक्टर्स के कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद वेक्टर को हम लोग बच्चों आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड टिल देन बाय बाय।